तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक अपना रहेगा कि सदिश राशि का मापांक क्या होता है ना, यानी कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वह धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड अथवा उसको निरूपित करने वाली दिष्ट रेखाखंड की लंबाई को प्रकट करता है, यानी लंबाई को बताता है, उसका मापांक कहलाता है। मापांक यानी मॉडुलस, सिंपल सा बात समझेंगे, ठीक है। वेक्टर ए के मापांक को मॉडुलस वेक्टर ए लिखते हैं या सिर्फ ए लिख देते हैं, से सूचित किया जाता है, ठीक। सिंपल सा हम बात बोले, परिभाषा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मापांक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है अपने लिए, है ना। याद रखेंगे, मापांक और परिमाण दोनों एक ही चीज है ना। कहीं कहीं क्या होगा, परिमाण बोल देगा कि परिमाण ज्ञात करें, या हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि वेक्टर का मापांक ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है, तो उसका जो मॉडुलस होता है, मापांक होता है, वो अंडर रूट एक्स यानी आई का जो गुणांक होता है वो जे का गुणांक और के का गुणांक, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सिंपल सा बात बोले तो अगर आपको दे दिया जाए कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, अगर वेक्टर ए बराबर इतना है, तो बताइए मॉड ऑफ ए कितना होगा, ए का मापांक कितना होगा। तो अंडर रूट, यहाँ पर आपको देखना है एक आई के साथ क्या है गुना में, तो फिलहाल आई के साथ कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब इसके साथ गुना में एक है, तो एक का स्क्वायर। जे के साथ क्या है दो, तो दो का स्क्वायर। के साथ क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 9, ठीक। तो ये इसका मापांक हो जाएगा, या इसे आप परिमाण बोल सकते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो मापांक होता है वो एक अदिश राशि होता है। ये क्या होता है, अदिश होता है। मापांक अपना अदिश राशि होता है, परिमाण भी अपना अदिश ही राशि होता है। केवल परिमाण हो तो उसे अदिश ही राशि तो बोलते हैं, है ना। तो मापांक क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो बस इतना ही बात याद रखेंगे कि मापांक और परिमाण दोनों एक ही चीज है, बाकी आप इसे नोट कर सकते हैं। मापांक को समझने के लिए हमने दो क्वेश्चन ले रखा है। पहला है कि निम्न में कौन किसी सदिश का मापांक नहीं हो सकता, है ना। तो पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा है -√5 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन है, कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ध्यान रहे, है ना, हमने परिभाषा में इतना लिख रखा है कि किसी धनात्मक संख्या, यानी कि जो अपना मापांक होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मापांक यानी मॉडुलस को हम मापांक बोल रहे हैं, और मॉडुलस हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि मापांक हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये निगेटिव √5 जो होगा वो किसी भी सदिश राशि का मापांक नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर c बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है, तो वेक्टर c को निरूपित करने वाली दिष्ट रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ये दिष्ट रेखा की लंबाई क्या है, ठीक है, याद रखेंगे। दिष्ट रेखा की लंबाई यानी कि परिमाण होता है, और परिमाण यानी कि मापांक होता है। यानी सीधे तौर पे हम बोले तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉड सी का वैल्यू, यानी मॉड सी कहने का मतलब अंडर रूट आई के साथ गुना में क्या है 4, तो स्क्वायर करते हैं, प्लस जे के साथ 3 प्लस के साथ 2, नहीं के साथ -2, याद रखेंगे के साथ -2 है, क्योंकि इसको समझने के लिए ऐसे लिखते हैं कि +-2 कैप, है ना। जो इसका व्यापक रूप होता है उसमें हर जगह प्लस होता है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में।
तो ये क्या है, के साथ गुणे में क्या है, -2 है, यानी कि अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के साथ उस संख्या को रखना होता है, यानी यहाँ पर रखेंगे -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो जुड़ने पर आपका जो आंसर आएगा वो √29 होगा, है ना। तो अब बात करते हैं हम सदिश के प्रकार पे, है ना। सदिशों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें कुल मिलाकर हमने इसे 10 प्रकार का लिखा हुआ है, जिसमें पहला है शून्य सदिश, दूसरा मात्रक या एकक सदिश, तीसरा स्थिति, चौथा स्वतंत्र, पांचवा स्थानीय सदिश, छठा समांतर सदिश या समरेखीय, है ना। आप समांतर सदिश बोलो या समरेखीय बोलो, ये दोनों सेम होता है। समान सदिश, सह आदिम सदिश, समतलीय सदिश और ऋणात्मक सदिश, हमने कुल मिलाकर के 10 प्रकार लिए हैं, और एक एक करके हम 10 पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चले नोट कर लेंगे इसको। तो बात करते हैं शून्य सदिश पर, है ना, जिसे नल या जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, मतलब कि अगर कोई वेक्टर है ना, ए, और उसका आप मॉड निकालते हो, उसका वैल्यू कितना आ गया, 0, तो उसे आप शून्य सदिश बोलोगे। वो कोई भी हो, अगर किसी भी सदिश का परिमाण या मॉडुलस, है ना, 0 आए तो उसे आप शून्य सदिश बोलोगे। और शून्य सदिश की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिशा अनिश्चित होता है, यानी शून्य सदिश का आप दिशा ज्ञात नहीं कर सकते, जरूरत अनुसार दिशा आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि शून्य सदिश का दिशा अनिश्चित होता है ना। शून्य सदिश को प्रदर्शित करने वाली दिष्ट रेखाखंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु होते हैं। कहने का मतलब कि आपको पता है कि कोई भी वेक्टर हो जो होता है वो एक दिष्ट रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर है ए बी, तो ये इस तरीके से एक दिष्ट रेखा द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन शून्य सदिश में क्या है कि शून्य सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ये है और ये अंतिम बिंदु है, यहाँ पर दो अलग अलग बिंदु है, लेकिन दिष्ट रेखा में वो सिर्फ एक ही बिंदु होता है, यानी ए। ये जो है ये प्रारंभिक बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है, यानी कि साधारण भाषा में बोले तो जो हमारा शून्य सदिश होता है वो दिष्ट रेखा ना होकर वो सिर्फ एक बिंदु होता है, ठीक है, वो एक बिंदु होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु भी ये है और अंतिम बिंदु भी ये है, ठीक है। इसे ए बी बी इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि अगर इसे सूचित करना हो तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को लिखा जाता है तो हम ए भी लिख देते हैं। उसी तरीके से इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, सर ए, अंतिम बिंदु क्या है, तो ए, इसलिए इस तरीके से लिख लेंगे। अगर फिर ऐसे अगर ये ही शून्य सदिश है ना, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी बी होगा और अंतिम बिंदु भी बी होगा। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए, सूचित करने के लिए हम ए वेक्टर ए वेक्टर बी बी बोलते हैं। नॉर्मली इसे जीरो वेक्टर से लिखा जाता है, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर किसी वेक्टर, है ना, शून्य वेक्टर, ये इसका ये अशून्य वेक्टर है का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप जीरो वेक्टर से कराते हो, शून्य सदिश से कराते हो, तो वो बराबर में क्या आएगा, एक शून्य सदिश ही आएगा। और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हो, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, ये आगे पढ़ना है। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो जीरो वेक्टर आंसर आता है, और अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो आंसर जीरो आता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लेंगे। हमारा अगला जो सदिश है मात्रक सदिश है ना, यूनिट वेक्टर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक होता है। एक मात्रक कहने का मतलब एक, यानी कि हम सिंपल भाषा में बोले, आसान शब्दों में बोले तो जो परिमाण है हमेशा एक
होता है ना, जिसका परिमाण हमेशा एक होता है, एक के अलावा कुछ है ही नहीं सकता, उसे मात्रक सदिश कहा जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई एक सदिश ए है और आप इसका मॉडुलस निकालो और रिजल्ट कितना आ जाए एक, तो उसे हम बोलेंगे मात्रक सदिश। ठीक है। दूसरा बात, इसे केवल दिशा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम मात्रक सदिश का प्रयोग जहां भी दिशा सुनिश्चित करने के लिए, दिशा सूचित करने के लिए करना हो, वहां पर हम मात्रक सदिश का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदि मात्रक सदिश के साथ एक निश्चित संख्या को समायोजित कर दिया जाए तो हमें मात्रक सदिश के दिशा में एक सदिश प्राप्त होता है। ठीक, जिसका परिमाण है ना उस निश्चित संख्या के बराबर होता है। आप ऐसा समझें कि जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर मात्रक सदिश है हमारा a, और इसमें एक फिक्स संख्या a से गुना कर देते हैं, एक फिक्स संख्या a से गुना कर देते हैं, तो हमें इस मात्रक सदिश के ही दिशा में एक वेक्टर है ना सदिश मिल जाएगा, एक सदिश मिल जाएगा ये। ठीक है। तो इस बात को ही यहाँ पर बोला गया है ना कि मात्रक सदिश के साथ एक निश्चित संख्या का समायोजित कर दिया जाए तो हमें मात्रक सदिश के ही दिशा में एक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और जब इसका आप मॉडुलस निकालोगे ना, आप जब इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये a के बराबर ही होगा, यानी इसका मापांक भी a के बराबर होगा, यानी जितना से गुना किए हैं उतना ही आएगा। लिखा भी है जिसका परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। यहां से एक और चीज देखना है कि हमें एक सूत्र मिलता है कि मात्रक सदिश बराबर क्या होता है, तो वेक्टर बटा में वेक्टर का मापांक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना, वेक्टर बटा में वेक्टर का मापांक। ठीक, हमने a को क्या किया है मॉड में लिख दिया है इस तरीके से, ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए इतना, तो ये आपको याद रखना है क्या है, मात्रक सदिश बराबर सदिश बटा में मापांक। ठीक है। जिस सदिश का मात्रक सदिश निकालना हो उस सदिश में उसके मापांक से अगर भाग दे दिया जाए तो हमें मात्रक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है। मात्रक सदिश को a कैप b कैप इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखेंगे इसे कैप पढ़ा जाता है ऐसे, a कैप b कैप c कैप। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में मात्रक सदिश कैसे काम करता है ना, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो मान लेते हैं कि ये अपना एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये है मूल बिंदु। ठीक है। तो अगर मूल बिंदु को हम ऐसा मान लें कि मूल बिंदु हमारा प्रारंभिक बिंदु है, तो ये एक अलग वेक्टर है, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो इस वाले को हम हमेशा आई कैप बोलते हैं। ठीक है। यानी एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा को एकांक सदिश के रूप में देखा जाए, मात्रक सदिश के रूप में देखा जाए तो उसे आई कैप बोला जाता है ना। वाई अक्ष के धनात्मक दिशा को जे कैप बोला जाता है और एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा को माइनस आई कैप और वाई अक्ष के माइनस डायरेक्शन को माइनस जे कैप बोला जाता है। ठीक है। अगर बिंदु हमारा एकांक दूरी पर है यानी एक यूनिट दूरी पर हो तो उसे आई कैप जे कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि बिंदु एक्स वाई तल पे ना, एक्स वाई अक्ष पे ना होकर के कहीं हो, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है और ये एक एकांक सदिश है और ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। याद रहे कोण हमेशा एक्स अक्ष के धनात्मक साइड से बनाना होगा, है ना। तब इसका एकांक सदिश क्या होगा, तब इसके लिए आपको लिखना होगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये जो सदिश बनेगा ये इस बिंदु का
मतलब एक्स वाई प्लेन में इस बिंदु का एकांक सदिश होगा, यानी इस वाले वेक्टर का मात्रक सदिश होगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगर हमें एक्स अक्ष पे बनने वाले किसी भी सदिश का मात्रक सदिश चाहिए तो वो आई कैप होता है, और y अक्ष पे बनने वाले किसी भी सदिश का, ठीक ना, मात्रक सदिश चाहिए तो वो j कैप होता है। ये धनात्मक दिशा वाले हैं, और ऋणात्मक दिशा के लिए यानी कि x डैश के लिए माइनस है, माइनस आई, और y डैश के लिए माइनस j कैप, और इनके बीच में यहाँ 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 मतलब कहीं भी हो तो उसके लिए हम इतना लिखते हैं। यानी एक्स वाई प्लेन में स्थित, सिंपल भाषा में बोले कि एक्स वाई प्लेन में स्थित किसी भी सदिश का, ठीक है, अगर आपको मात्रक सदिश निकालना है कब, जब आपको धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण ज्ञात हो तब, है ना। ठीक, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है, ये है एक्स वाई प्लेन में मात्रक सदिश कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, आगे आते हैं। किसी समतल के लंबवत कुल दो मात्रक सदिश होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई समतल है, समतल यानी कि हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि ये जो बुक है ये समतल है, एक प्लेन है, इस पे कितने मात्रक सदिश बनाए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं ये एक मात्रक सदिश है, ठीक है, तो ये हमने मात्रक सदिश बना दिया एक। हमने बोला कि मात्रक सदिश में हमेशा जो मात्रक होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी एक मात्रक सदिश बना सकते हैं, यहाँ भी एक मात्रक बना सकते हैं सदिश, एक मात्रक सदिश यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 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 बना सकते हैं, यानी कि हम बहुत सारा बना सकते हैं। लेकिन सर आपने तो सिर्फ दो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला मात्रक सदिश और ये वाला मात्रक सदिश, या ये कहीं भी, इसे कहीं भी आप मूव करा कर ले जाओ, ये सब आपस में बराबर ही होते हैं। ये केवल एक ही मात्रक सदिश है, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ है, यहाँ है। क्यों क्यों सर ऐसा है, क्यों? क्योंकि जब हम समान सदिश पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि दो सदिश आपस में बराबर होते हैं जब उनका परिमाण और दिशा बराबर हो। तो भैया मात्रक सदिश है तो परिमाण तो सबका एक ही होगा, यानी परिमाण तो एकदम बराबर ही है। जी सर बिल्कुल बराबर है। और इसका डायरेक्शन कहाँ है सर? डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन ऊपर सर, इसका ऊपर, इसका ऊपर। यानी आप कहीं भी मात्रक सदिश, इसके लंबवत बनाना है ना, इसलिए, है ना, कहीं भी रख लो, डायरेक्शन सबका सेम है, ऊपर ऊपर, और परिमाण भी सेम होगा, एक एक। यानी इस तल पे बनने वाले सभी मात्रक सदिश आपस में बराबर होंगे। अब कोई बोलेगा कि सर हल्का टेढ़ा करके डायरेक्शन चेंज करते हैं, नहीं 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 भैया, लंबवत की बात की जा रही है। तब भी एक डाउट आएगा, सर आप तो दो लिखे हैं, सब तो बराबर है। बिल्कुल, तो भैया एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये भी तो लंबवत है ना। तो याद रखेंगे एक प्लेन में, है ना, एक प्लेन के लंबवत कुल दो मात्रक सदिश बनाए जा सकते हैं। ऐसे समझे कि अगर ये हमारा एक प्लेन है, ठीक ना, तो यहां से दो मात्रक सदिश बनाए जा सकते हैं, और वो होंगे कुछ इस तरीके से। चलो यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं, ये ऐसे है, ये यानी एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर, ठीक। अब किसी सरल रेखा के लंबवत इनफाइनाइट मात्रक सदिश होते हैं। अगर हम बात करें कि एक सरल रेखा के लंबवत, है ना, कितने मात्रक सदिश खींचे जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट, अनंत। सर कैसे? ठीक है, वो ऐसे, ये तो पता है कि
मात्रक सदिश है तो सबका जो परिमाण होगा मॉडुलस होगा 1 होगा, यानी यहाँ पर डायरेक्शन बदलेगा। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं कि ये अपना एक सरल रेखा है और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा एक एकांक सदिश है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये एक हुआ। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे मूव करा दिए। अभी भी दोनों पेनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का ही है, लेकिन पहले ऐसे था, यानी ऐसे जा रहा था, अब हल्का सा टेढ़ा होकर ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा और टेढ़ा करेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब ये पूरा चारों तरफ हो जाएगा। तो कितनी बार, मतलब आप, सर हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री पे भी रखे हैं, ऐसे, इसको नापने के लिए आप ऐसे समझो कि हमने ये दोनों ले रखा है और ये नापने का पैमाना है कि इसके साथ भी हम नाप ले रहे हैं, बस नाप रहे हैं, ये हमारा बस मापने के लिए है। 90 डिग्री हमें इसके साथ रखना है, इसके साथ नहीं। तो अभी भी इसके भी साथ भी समझो आप इसके साथ भी समझो कि आप 90 डिग्री का ही कोण बना रहे हो, तो हल्का सा टेढ़ किए तो 90 डिग्री से कम हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर टेढ़ करो, हल्का सा टेढ़ा करो, चेंज होता है, 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 जीरो। ठीक है, तो आप यहाँ 90 डिग्री का हो सकता है, आप 5 करके 85 बना दो, फिर एक कम करके 84 बना दो, फिर एक कम करके 83। तो जितना एंगल इसके साथ कम बेसी कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, यानी एकांक सदिश बदल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक समतल में एकांक सदिश बनाने की संख्या हो, वो अधिकतम संख्या 2 है, और सरल रेखा पर लंबवत है ना, लंबवत की बात की जा रही है, लंबवत कितनी बनाई जा सकती है, तो वो अनंत बनाई जा सकती है। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि अगर ये हमारा एक सरल रेखा है तो इस पे एकांक सदिशों की जो संख्या है कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब हम जितना चाहे वो उतना बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसे भी नोट कर लेंगे। हमने एक प्रश्न लिया है, x प्लस वाई बराबर 1 के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मतलब ऐसा समझें कि हमें एक सरल रेखा का समीकरण दे रखा है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1, तो आप इसे लिख सकते हो y बराबर 1 माइनस एक्स। तो हम पहले एक सरल रेखा बना लेते हैं, ठीक ना। तो अगर जब आप यहाँ पर x का मान है ना, ऐसे ले लेते हैं अपना, अगर आप x का मान 0 लेते हो तो y का मान 1 आ जाता है, यानी यहाँ पर वो बिंदु होगा 0 1 का। अगर आप x का मान 1 लेते हो, ठीक है, तो y का मान 0 आ जाएगा, तो वो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 1 0, यानी ये है अपना वो सरल रेखा। अब इसी रेखा के समांतर हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, जाहिर सी बात है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी जो दूरी है वो एकांक दूरी है और ये भी एक एकांक दूरी है, यानी दोनों आपस में बराबर है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और इस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है अपना 45 डिग्री होगा और ये भी अपना 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, ठीक। अब हमें समांतर, इसके समांतर सदिश राशि ज्ञात करना है, मात्रक सदिश राशि, ठीक। तो ऐसा समझो कि समांतर यानी हूबहू ऐसा ही होगा, तो एक इधर ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि अपना एक सदिश है, ठीक, जो कुछ इस तरीके से, मान लो कि इस तरीके से डायरेक्शन बना लेते हैं और इसका इस तरीके से बना देते हैं, ठीक। और ये यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि इनका पूंछ है, दोनों का पूंछ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपके सब मन में सवाल आना चाहिए। और ये वाला कोण तो आपको पता है, जब ये दोनों समांतर है, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, यानी इसका मतलब ये 135 होगा, ठीक। यानी कि अगर ये एक वेक्टर है तो
है ना। तो क्या हो सकता है कि एक्स अक्ष के साथ ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 135 डिग्री। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम ऐसा ही क्यों माने, हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये एक वेक्टर है, अभी भी ये समांतर है, ठीक है ना। ये ऐसे क्यों लेंगे, हम ऊपर क्यों ले जाएंगे, हम नीचे क्यों नहीं ले जा सकते हैं। तो भैया आप नीचे भी ले जाओ, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ पर लाकर छोड़ोगे तो फिर कोण तो नहीं बनेगा। याद है हमने बताया था, दो वेक्टर के बीच कोण तभी बनता है जब दोनों का पूंछ आपस में जुड़ा हुआ हो। तो इसका सिर और इसका पूंछ आप नहीं जोड़ सकते ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खींच करके इसे नीचे लाना पड़ेगा। और जब आप खींच करके नीचे लाओगे तो कोण इस बार कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कोण यहाँ पर बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा सर, ये 45 था, ये समांतर है तो ये भी 45 हुआ, और ये दोनों भी समांतर है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और ये 45 है तो ये कितना होगा, ये भी सर 45 होगा, है ना। कैंची कोण है भैया, कैंची की तरह बन रहा है ना, तो याद रखें कैंची कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दो प्रकार के एकांक सदिश मिलेंगे, जो जो एक इस जिसमें से एक जो है अपना एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा का मान जो होगा अपना 135 डिग्री होगा, और दूसरे का थीटा का मान जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो हम दोनों पर निकाल लेते हैं। जब थीटा बराबर 135, तो आपको तो पता ही है कि जो मात्रक सदिश होता है, मात्रक सदिश वो होता है कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो जब आप थीटा के जगह पे रखोगे 135 डिग्री आई कैप साइन 135 डिग्री जे कैप, तो कॉस 135 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1/√2 आई कैप, और साइन 135 डिग्री का होता है 1/√2 जे कैप, ठीक है। और जब आप थीटा बराबर 45 डिग्री लोगे तब आपका हो जाएगा कॉस 45 डिग्री आई कैप साइन 45 डिग्री जे कैप। इसका मतलब 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप, यानी कुल मिलाकर के इसके समांतर में हम दो, है ना, इसके समांतर में दो मात्रक सदिश खींच सकते हैं या निकाल सकते हैं, जिसमें से पहला वाला और एक दूसरा वाला, ठीक है। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।